ओके, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस की अपन आज स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो मैं टाइम डोमेन एनालिसिस के बारे में बात कर रहा था। तो जो जितने भी आपके रूट लोकस हैं, राउथ हार्विट्ज क्राइटेरिया, ये सारे के सारे जो एनालिसिस हैं ये टाइम डोमेन एनालिसिस ही हो रहे हैं। ठीक है, कि आप जैसे मैंने सेटलिंग टाइम की और राइज टाइम की, डिले टाइम की इनकी बात की, तो आपको एक कर्व याद होगा जिसके अंदर मैंने जो अपने कर्व बनाया था कि 1 - e⁻⁻⁰ साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, ये स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आपकी आई थी। तो अपन इसकी स्टडी की थी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तभी तो आपके जो अलग अलग टाइम्स में आया था, डिले टाइम आया था, राइज टाइम आया था, देन पीक टाइम आया था, सेटलिंग टाइम आया था, पीक ओवर शूट आया था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर का जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएंगी उसकी है। तो वो सारी एनालिसिस थी, वो अपनी टाइम डोमेन एनालिसिस थी। और मैंने बहुत पहले ही बता दिया था, जब मैंने कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट किया था, मैंने बात बोली थी कि अपने बेसिकली टू टाइप के एनालिसिस होते हैं। फर्स्ट वन इज योर टाइम डोमेन एनालिसिस और सेकंड इज फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो टाइम डोमेन एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि वी आर वेरिंग द टाइम, यानी टाइम को हम चेंज कर रहे हैं और उसके कोरोस्पॉन्डिंग कुछ भी जो भी कोई वेरिएबल क्वांटिटी है उसकी अपन स्टडी कर रहे हैं, दैट इज टाइम डोमेन एनालिसिस। यानी उसकी जो स्टडी हो रही है बेसिकली टाइम के फॉर्मेट में हो रही है, मतलब उसके अंदर जो मेन जो वेरिंग एलिमेंट है या जिसको अपन चेंज कर रहे हैं वो है टाइम। ठीक है, दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के अंदर क्या है कि जो मेन वेरिएबल क्वांटिटी होगी या जिसके रेस्पेक्ट में अपन स्टडी करेंगे किसी भी सिस्टम की, दैट विल बी योर फ्रीक्वेंसी। तो अपना टाइम डोमेन एनालिसिस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देन नाउ वी आर स्टडिंग द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। ठीक है, तो जैसा कि देखो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के अंदर कि क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस देखो लो कि अलग अलग टाइप के फ्रीक्वेंसी डोमेन, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि अगर मान लो कि मेरा एक सिस्टम है जिसके अंदर अगर मेरा साइनोसॉइडल इनपुट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी मेरी चेंज हो रही है। ओके, फ्रीक्वेंसी इज वेरिंग। इसी तरीके से मेरा सिस्टम हो सकता है जिसके अंदर अपना ट्राइंगुलर वेव भी हो सकती है। कोई एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जिसके अंदर आपकी जो वेव शेप है वो आपकी ये भी हो सकती है। देखो, आपको ये चीज बताओ कि टाइम डोमेन एनालिसिस के अंदर मैंने तीन चार टाइप के आपके इनपुट्स बताए थे, जिनको आप टेस्ट सिग्नल्स के नाम से मैंने बहुत पहले बताया था, कि जिसके अंदर एक बताया था इंपल्स सिग्नल। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था कि यूनिट स्टेप का मतलब उसका मैग्नीट्यूड यूनिट है, बाकी स्टेप इनपुट। फिर मैंने बताया था कि रैंप इनपुट होगा आपका। ठीक है, और चौथा था आपका पैराबोलिक इनपुट। ठीक है, चौथा आपका पैराबोलिक इनपुट। तो ये सारे के सारे जो इनपुट्स हैं, दीज ऑल आर इनपुट्स आर यूज फॉर टाइम डोमेन एनालिसिस। यानी अगर टाइम डोमेन की स्टडी करनी है देन अपने को इंपल्स, स्टेप, रैंप या पैराबोलिक सिग्नल, इनको अपन यूज करते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करनी है तो न तो इंपल्स काम आता है, न ये काम आता है, न ये काम आता है, न ये नहीं। तो उसके लिए नया सिग्नल काम आता है, वो सिग्नल होता है आपका साइनोसॉइडल इनपुट। ठीक है, देखो बेसिकली तीन टाइप के इनपुट है अपने पास में, तीन क्या मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं कि ये साइनोसॉइडल है, ये आपकी ट्राइंगुलर वेव है, या आपकी स्क्वायर वेव है, एक आपकी ट्रेपेजॉइड वेव भी हो सकती है कि ट्रेपेजॉइड में कैसा कुछ इस टाइप की फॉर्मेशन बनेगी, या ट्रेपेजॉइड वेव शेप है। यानी अपने पास में फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करने के लिए मल्टीपल इनपुट्स हैं। जिस तरीके से टाइम डोमेन एनालिसिस के लिए अपने पास में इंपल्स सिग्नल, स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, पैराबोलिक, मल्टीपल इनपुट्स हैं, इनकी अपन अलग अलग तरीके से अपन स्टडी करते हैं सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए और चीजें। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के लिए वी कैन यूज साइनोसॉइडल इनपुट, ट्राइंगुलर इनपुट, ट्रेपेजॉइडल इनपुट, या एनी अदर कोई भी आपके स्क्वायर वेव इनपुट है वो भी हो सकता है, या एनी अदर वेव फॉर्म। ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के जो प्रीफरेबल अपन जो इनपुट यूज करते हैं दैट इज योर साइनोसॉइडल इनपुट। यानी साइनोसॉइडल इनपुट आप देके उसकी सिस्टम की स्टडी कर रहे हो, तो अगर वो इस सिस्टम की अगर स्टडी आप कंट्रोल सिस्टम में कर रहे हो देन दैट पर्टिकुलर एनालिसिस कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। ठीक है, जब आपने क्या किया, अब ये तो चीज होगी फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस बेसिकली क्या है कि अपन फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हुए कोई एनालिसिस करेंगे, और उसमें भी मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं। वी कैन हैव triangular input, square input, sinusoidal input, or any trapezoidal या any other waveform, but preferable we are using the sinusoidal input for the frequency domain analysis। ठीक है, तो अब क्या कर रहा हूं कि अपने को ये पता चल गया कि अपने इनपुट यूज कर रहे हैं दैट इज योर साइनोसॉइडल इनपुट। अब अगर आपने कोई सिस्टम को साइनोसॉइडल इनपुट दिया है तो बाय डिफॉल्ट सी बात है कि द आउटपुट विल बी आल्सो साइनोसॉइडल, आउटपुट विल बी आल्सो साइनोसॉइडल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये पता है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम पे सेकेंड ईयर में भी आपको बताया था कि कोई फेजर का मतलब क्या है। फेजर का मतलब क्या है कि फेजर क्या है कि फेजर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर
जिसके अंदर किसी भी चीज का, जैसे मैं मान लो अगर करंट का फेजर बताऊं तो मैं करंट की बात करूंगा, अगर वोल्टेज का फेजर की बात करूं तो वोल्टेज की बात करूंगा, या कोई एनी अदर वेरिएबल है तो उसकी बात करूंगा। अगर मैं करंट की फेज करूं तो इसमें क्या चीज होगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, करंट का मैग्नीट्यूड होगा, एक उसका फेज एंगल होगा। जिसमें बोलता हूं कि यू हैव गिवन द 2 एम्पियर करंट विद एंगल ऑफ -30 डिग्री। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है उस करंट का, दैट इज 2 एम्पियर, एंड फेज एंगल कितना है 5, वो दैट इज -30 डिग्री। इसलिए अगर को वोल्टेज दे रखा है V इक्वल टू, सपोज कर देगा 200 एंगल एट 120 डिग्री, एंगल एट 120 डिग्री, इट मीन्स दैट यू हैव गिवन द वोल्टेज मैग्नीट्यूड इज 200 एंड द एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, ये तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कोई भी सिस्टम को जब आपने इनपुट लगाया है, व्हेन यू आर अप्लाइंग द इनपुट और दैट इनपुट इज साइनोसॉइडल इनपुट, द आउटपुट इज आल्सो साइनोसॉइडल, नो। लेकिन उसका क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड है और उसका जो फेज एंगल है वो आपके इनपुट से कुछ अलग होगा। मतलब इनपुट जैसे क्या कि इनपुट आपने सिस्टम लिया, उस इनपुट का भी कोई मैग्नीट्यूड होगा और कुछ का उसका फेज एंगल होगा। जब आप उस पे कोई साइनोसॉइडल इनपुट आपने यूज किया, उस पे कोई साइनोसॉइडल, कोई सिस्टम के ऊपर आपने साइनोसॉइडल इनपुट दिया, तो उसका आउटपुट कुछ मिलेगा। बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है कि इनपुट और आउटपुट और इनपुट का रेशियो ही बेसिकली क्या है, एट द इनिशियल कंडीशन आर सेट टू बी जीरो, इनिशियल कंडीशन को अपने जीरो मान के चल रहे हैं, तो अगर आउटपुट और इनपुट का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन। तो मेरे पास में क्या होगा, एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम में कोई इनपुट दूंगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा। वो जो इनपुट है, वो इनपुट मेरा यहाँ पे क्या है, साइनोसॉइडल इनपुट है। वो साइनोसॉइडल इनपुट उस सिस्टम से कुछ इंटरेक्शन करेगा, इंटरेक्शन करने के बाद में कुछ आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मिलेगा तो जो आउटपुट है उस आउटपुट का मैग्नीट्यूड इनपुट से अलग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो देखेंगे अपन एग्जांपल्स के अंदर। उसका फेज एंगल कुछ अलग हो सकता है, उससे सेम भी हो सकता है, या कुछ और हो सकता है, वो भी अपन देखें। लेकिन डेफिनेटली ये बात है कि अगर आपने इनपुट कोई एक ऐसी क्वांटिटी लगाई है जिसका कोई मैग्नीट्यूड है, उसका कोई फेज एंगल है, वो अगर सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा तो आउटपुट का मैग्नीट्यूड और फेज एंगल कुछ अलग भी हो सकता है, कुछ सेम भी हो सकता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कुछ अलग होगा और कुछ फेज एंगल भी कुछ अलग होगा। लेकिन उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ऑलवेज सेम, फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होगी। मतलब इनपुट की अगर फ्रीक्वेंसी आपने 50 हर्ट्ज का अगर कोई इनपुट लगाया तो आउटपुट भी आपका 50 हर्ट्ज का ही मिलेगा। मैं इसको एग्जांपल से समझा दूंगा, आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये चीजें हमें समझ में नहीं आ रही, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का अगर मैं बताऊं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस को मैं ऑलरेडी अभी बता चुका हूं, लेकिन उसको थियोरेटिकल बताऊं तो क्या बोलता है कि फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस या फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस इंप्लाइज का मतलब है वेरिंग ओमेगा फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ओमेगा का मतलब क्या है, ये ओमेगा आपकी फ्रीक्वेंसी है। देखो फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, एक होती है एफ, एक होता है ओमेगा। ये फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज में, ठीक है, जो आप यूज करते हो 50 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज, ये होती है आपकी रेडियन पर सेकेंड में। दिस इज एन रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, अगर ओमेगा और अगर आप एफ की बात करोगे तो दैट विल बी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। ये रिलेशन होता है, इसको अपन एंगुलर वेलोसिटी भी कभी कभी बोल देते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी भी कभी कभी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो रेडियन पर सेकेंड के अंदर ये आपकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस क्या कि अपन वेरी कर रहे हैं किसको, ओमेगा को, कहां से कहां तक, जीरो टू इन्फिनिटी। अब बोलोगे इसे नेगेटिव, और फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि -50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, कभी भी नहीं सुना होगा। हमेशा फ्रीक्वेंसी एक रियल क्वांटिटी है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ओमेगा जीरो टू इन्फिनिटी बाय ऑब्जर्विंग करस्पॉन्डिंग वेरिएशन इन मैग्नीट्यूड। तो यानी ओमेगा को वेरी करते हुए फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस बेसिकली क्या है कि ओमेगा को वेरी करते हुए आप मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज एंगल में उस जो रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स का मतलब मैंने पहले बता दिया, एक्साइटेशन क्या है, कोई भी इनपुट, रेस्पॉन्स का मतलब क्या है, उसका आउटपुट। तो रेस्पॉन्स के अंदर, रेस्पॉन्स में दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड होगा, एक उसका फेज एंगल होगा। तो ओमेगा को वेरी करते हुए, इनपुट के ओमेगा को वेरी करते हुए आप क्या कर रहे हो, आउटपुट की मैग्नीट्यूड और उसके फेज एंगल की स्टडी कर रहे हो। दैट पर्टिकुलर स्टडी इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। टाइम डोमेन एनालिसिस के अंदर क्या था कि टाइम को वेरी करते हुए आप आउटपुट का जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि वहां तो कोई फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं है, वहां तो कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं अपना, क्योंकि टाइम डोमेन एनालिसिस में अपन फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं करेंगे, और फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के अंदर अपन टाइम की बात नहीं करेंगे। तो वहां पे क्या हो रहा था कि टाइम को चेंज करते हुए आप ओमेगा, टाइम को चेंज करते हुए जो आउटपुट का मैग्नीट्यूड है उसकी स्टडी कर रहे हो, कि टाइम को आपने चेंज किया था आउटपुट की के, जैसे मैंने अभी फॉर्मूला सेकंड ऑर्डर सिस्टम का बताया था कि आप उसकी, वो
वापस वेवफॉर्म को देखना है कि टाइम को चेंज करते हुए सिस्टम में आपका देखा, मैं इसका बता देता हूं कि आपका देखा होगा कि ये सिस्टम कुछ इस तरीके से आया था, सेकंड ऑर्डर का सिस्टम, जिसके अंदर ये वेरी करते करते फाइनली सेटल डाउन हो गया था। ये आपका टी टाइम था, यानी टाइम को वेरी करते हुए ये सी ऑफ टी था। सी ऑफ टी बेसिकली क्या है, टाइम डोमेन में आपका आउटपुट है, तो टाइम डोमेन के अंदर आउटपुट टी चेंज करते हुए सी टी आपका कैसे चेंज हो रहा है। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या है कि अपन ओमेगा या ओमेगा को वेरी करते हुए फेज एंगल और मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि मेरे पास में कोई एक सिस्टम है, आई हैव ए सिस्टम। उस सिस्टम में क्या है कि वो है आपका एलटीआई सिस्टम। एलटीआई सिस्टम का मतलब क्या है, एलटीआई का मतलब होता है लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट। क्या क्या मतलब होता है बता देता हूं। लीनियर और टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट, तो पहले मैं टाइम इनवेरिएंट का बताता हूं कि एक ऐसा सिस्टम जो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करे, यानी जिसका आउटपुट है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करे, दैट इज टाइम इनवेरिएंट। या उसका कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करे, किसी और चीज पे डिपेंड कर सकता है बट टाइम पे डिपेंड नहीं करे, तो ऐसे सिस्टम क्या होंगे आपके, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। लीनियर सिस्टम क्या होगा कि लीनियर सिस्टम है जो कि आपके जो सुपरपोजिशन थ्योरम है, आपने नेटवर्क में सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी होगी, सुपरपोजिशन थ्योरम को सपोर्ट करे। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, सुपरपोजिशन थ्योरी में क्या होती है, दो चीजें होती है, एक होता है उसका लीनियरिटी, एक होती है उसकी होमोजेनिटी। ठीक है, या मैं ये बोल सकता हूं कि जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करे, या उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से हो, यानी अगर आपने इनपुट को बढ़ाया है तो करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट भी वैसा ही बढ़े। तो इस टाइप के सिस्टम क्या होंगे, लीनियर सिस्टम। लीनियर इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो करे, यानी जिस जैसे आपने इनपुट बढ़ाया है वैसे वैसे आपका आउटपुट बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा कोई अगर सिस्टम है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर सिस्टम, जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या हो सुपरपोजिशन थ्योरम को सपोर्ट करे। और टाइम इनवेरिएंट का मतलब क्या, जिसका आउटपुट टाइम पे वेरी डिपेंड नहीं करता हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इस सिस्टम के अंदर, ये मेरा कंट्रोल सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर मैंने क्या है, ये इनपुट है आर टी, ठीक है, ये मेरा सी टी आउटपुट। इस इनपुट के अंदर मैंने एक इनपुट लगाया, दैट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। इसमें ए क्या है आपका, मैग्नीट्यूड, ये साइन फंक्शन है। ठीक है, ओमेगा क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, और फाइव उसका फेज एंगल है। ठीक है, इस सिस्टम से इंटरेक्शन करने के बाद में, इस इनपुट का जब इस सिस्टम से इंटरेक्शन होगा तो आपका आउटपुट मिलेगा बी साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ठीक है, अब ये इसका मैग्नीट्यूड है, आउटपुट का मैग्नीट्यूड है, और फेज एंगल हो गया फाइव टू। लेकिन मैंने अभी एक चीज बताई थी कि आपकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी विल बी सेम, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी। देखो यहां पे भी फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा है, ये ओमेगा है, लेकिन यहां पे देखो मैग्नीट्यूड ए से क्या हो गया आपका बी, मैग्नीट्यूड हो गया ए से बी, और फाइव वन से क्या हो गया आपका, फेज एंगल हो गया फाइव वन से फाइव टू, लेकिन ओमेगा आपकी चेंज नहीं हुई। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। ठीक है, अब अपन एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली ये हो क्या रहा है। ठीक है, इसके अंदर जैसे मान लो कि एक एग्जांपल है आपके पास में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा आपका एग्जांपल। इसके अंदर क्या है कि ये आपका एक कोई कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है कि 1/s+1, 1/s+1। ठीक है, और एक्स टी आपने दे रखी है साइन टी, एक्स टी क्या है आपका, साइन टी, ये आपका इनपुट है टाइम डोमेन के अंदर, मतलब फ्रीक्वेंसी के अंदर बेसिकली साइनसोइडल इनपुट है। अब ये बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वाई टी। ठीक है, तो आपको यही पता था उसके अंदर कि सबसे पहले क्या करोगे, आउटपुट यानी सी एस अपॉन आर एस, क्या आता है आपका, सी एस अपॉन आर एस, यानी इनपुट आउटपुट का लाप्लास अपॉन इनपुट का लाप्लास, दैट इज इक्वल टू एच इंटू एस। तो सी एस क्या हो जाएगा बेसिकली, एच एस इंटू आर एस, ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई बाय द इनपुट। तो यहां पे इनपुट क्या है, साइन टी, और ट्रांसफर फंक्शन क्या है इसका, 1/s+1, 1/s+1। तो मैं क्या करता हूं कि चूंकि इनपुट मैंने क्या लगाया है, साइनोसोडल इनपुट लगाया है, तो जो मैं एस है, एस की जगह मैं पुट करूंगा, एस की जगह पुट करूंगा मैं जे ओमेगा,
एस की जगह पुट करूंगा मैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन के सारे में क्या होगा, एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट करोगे, ठीक है। तो ऊपर वाले फंक्शन जिसके अंदर 1 है, इसके अंदर आपका ओमेगा का कोई, एस का कोई टाइम ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 + J0, 1 + J0। नीचे वाला क्या हो जाएगा, 1 + S की जगह पुट कर दोगे आप जे ओमेगा, 1 की जगह पुट कर दोगे, एस की जगह पुट कर दोगे जे ओमेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में भी ऑलवेज पुट द एस इक्वल टू जे ओमेगा। तो ये हो गया 1/J ओमेगा +1 की जगह क्या हो जाएगा, 1/1 + J ओमेगा, ठीक है। यानी 1/S+1 की जगह हो जाएगा 1/1 + J ओमेगा। ये साइनोसोइडल आपका ट्रांसफर फंक्शन, जब आपने साइनोसोइडल इनपुट दिया है तो आपको देखो, क्योंकि देखो जैसे मान लो कि मैं बोला हूं कि अगर कोई चीज लीटर में है, कोई चीज लीटर में है, तो उसका जो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, वो भी किससे होगा, लीटर से ही होगा। अगर मान लो कि कोई मिलीलीटर में है तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब सेम डायमेंशन की क्वांटिटी होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 1 लीटर को मैं 1000 ml से डिवाइड करूं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो डायमेंशन एरर आ जाएगी। तो अगर मान लो कि इनपुट आपका साइनोसॉइडल है, इनपुट अगर साइनोसॉइडल है, ये इससे मल्टीप्लाई होना है, ये आपको पता ही है कि सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू एच एस होता है। सी एस मतलब आउटपुट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनपुट को आप सिस्टम से मल्टीप्लाई करोगे, सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन से। सिस्टम आपका इनपुट आपका साइनोसॉइडल इनपुट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ट्रांसफर फंक्शन है सिस्टम का, उसको भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइनोसॉइडल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, तो फर्दर सॉल्व करने के लिए कुछ ही नहीं है कि जैसे मान लो मेरे पास में कोई एक आपने इसमें कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा कि जैसे x + i/y है, ये शायद बहुत से पहले भी बता चुका हूं मैं। x + i/y है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या करोगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ओके। ये तो इसका है मैग्नीट्यूड। अगर इसका x + i/y का मेरे को बोले कि मैग्नीट्यूड निकालना है, और इसका अगर फेज एंगल निकालना है तो आप क्या करोगे, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाई रियल पार्ट। स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए √x² + y², मतलब रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, और फाई के लिए tan−1 y/x। तो यहां पे देखो इसके अंदर 1 + J ओमेगा के अंदर आपका रियल पार्ट क्या है 1, इमेजिनरी पार्ट कितना है 0। तो इसका मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, √, अगर पहले पहले मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, फेज एंगल के बाद में बात में करूंगा, तो हो जाएगा 1² + 0², ठीक है। तो 1² + 0² कितना हो जाएगा आपका 1। और दूसरा वाला ये है, तो इसका करूंगा तो क्या हो जाएगा, इमेज रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट का मतलब, इमेजिनरी मतलब जे को छोड़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये जे ही तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेजिनरी है, तो ये हो जाएगा √1 + ओमेगा स्क्वायर। वही चीज मैंने यहाँ पे की है। जब इसका मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड का साइन क्या किया है, ये इस पे आप क्या कर बार लगा दोगे, ये मैग्नीट्यूड का साइन है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड लगोगे तो f(j⍵) है। जब आप f(s) क्या है आपका 1/s+1, एस की जगह जे पुट कर दिया आपने, जे ओमेगा पुट किया तो एस की जगह सारी जे ओमेगा पुट हो जाएंगे, तो f(j⍵) इक्वल टू 1/J⍵+1, तो हो जाएगा 1 + 1/J⍵। और ये समेशन, ये मतलब रूट, इसका क्या हो जाएगा, मोड। बेसिकली ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है मोड को, ठीक है। तो मोड ऑफ f(j⍵) क्या हो जाएगा, √1 + 0², 1 + 0², और नीचे हो जाएगा 1² + ओमेगा²। तो फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये, यानी इसका जो इस पर्टिकुलर इनपुट है, इस पर्टिकुलर इनपुट जो सिस्टम है, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है, इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या है आपका ये, ठीक है। और इसका फेज एंगल निकालना है, तो फेज एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, फेज एंगल निकालने के लिए ऊपर वाले का अलग से फेज एंगल निकालेंगे, नीचे वाले का अलग से फेज एंगल निकालेंगे। और आपको जैसे आपने आपने मैथमेटिक्स में इक्वेशन की होगी कि टू एंगल ऑफ, सपोज करो 120 डिग्री दे रखा है आपको, टू एंगल ऑफ 120 डिग्री दे रखा है, और एक दे रखा है वन वन नहीं, मैं मान लेता हूँ 4 एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि जो ये है मैग्नीट्यूड है, इनका तो क्या होगा, डिवीजन होगा, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1/2। लेकिन अगर फेज एंगल है तो फेज एंगल क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो फाइनली कितना हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 120 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा आपका ये 90 डिग्री। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 1/2 एंगल 8 90 डिग्री। यानी अगर एंगल्स आपके डिवीजन में है तो दैट विल बी सब्ट्रैक्ट, और अगर मल्टीप्लीकेशन में है, जैसे मान लो तो 2 एंगल ऑफ 120 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 4 एंगल ऑफ 30 डिग्री,
इस केस के अंदर क्या हो जाएगा कि 2 into 8, तो 2 into 4 तो कितना हो जाएगा 8, और ये जो एंगल्स हैं ये क्या हो जाएंगे आपके ऐड हो जाएंगे, तो 240 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ये एग्जांपल बताने का ये तरीका था मेरे का, ये बताने का पर्पज ये था कि अगर एंगल डिवीजन में है, ठीक है, तो जो नेट एंगल आएगा उनमें होगा माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन होगा बेसिकली, ठीक है। और अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो एडिशन का उनका क्या होगा, एडिशन होगा, किसका, फेज एंगल का। मैग्नीट्यूड तो डिवीजन में तो डिवीजन हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और मल्टीप्लीकेशन में तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो देखो यहां पे क्या है, ये है एक, ये है, ठीक है, तो एक फाइव वन क्या आ जाएगा आपका, फाइव वन आ जाएगा, फाइव वन आ जाएगा दिस, इसका एंगल फेज एंगल, तो इसका फेज एंगल निकालने के लिए क्या करूंगा, टेन इनवर्स इमेजिनरी डिवाइड बाय रियल, तो इमेजिनरी आ गया जीरो, रियल आ गया वन, तो टेन इनवर्स जीरो वन अपन जीरो अपन वन आ गया ये। दूसरे का ये निकालते हैं तो ये डिवीजन अभी भी यही है, ठीक है। दूसरे का आएगा वन प्लस जे ओमेगा का, तो टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट, तो टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट, ये आ गया। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला है ये, इसका तो आ गया फेज एंगल ये आ गया, और नीचे वाले का फेज एंगल क्या आ गया, वन प्लस जे ओमेगा का ये आ गया। अब चूंकि आपको ये पता है कि ये भी एक एंगल है, इसको मैं फाइव वन मान लेता हूं, और ये भी एक एंगल है, ये भी मेरा क्या है, इसको मैं फाइव टू मान लेता हूं। तो अब ये एंगल दोनों क्या है, मेरे डिवीजन में है, तो अगर नेट मेरे को एंगल निकालना तो मैं क्या करूंगा, फाइव वन माइनस फाइव टू, क्योंकि एंगल्स हमेशा क्या होंगे आपके, सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर डिवीजन में, मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। जैसे मान लो कि यही एग्जाम्पल जिसके अंदर ये इसके मल्टीप्लीकेशन में होता, मतलब ये वन प्लस जे ओमेगा, और इसके मल्टीप्लीकेशन में होता है वन प्लस जे ओमेगा, ये होता मान लो फॉर एग्जाम्पल, यानी ये नहीं होता यहाँ पे, ये नहीं होता, तो ये कहता होगा टेन इनवर्स जीरो अपॉन वन, ठीक है। और इसका भी क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन वन। लेकिन जब आप इनका फेज एंगल्स देखोगे तो बेसिकली ये मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पे, तो जो फेज एंगल है वो क्या होंगे आपके ऐड होंगे, तो कितना हो जाएगा ये, इसका तो टेन इनवर्स जीरो अपॉन वन का जीरो हो जाएगा, और टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन वन का क्या हो जाएगा, प्लस टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन वन, ठीक है। तो फाइनली जो आपका फेज एंगल आएगा दैट विल बी टेन इनवर्स ओमेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैग्नीट्यूड अगर डिवीजन में होगा तो जो नेट मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, डिवीजन के फॉर्मेट में होगा, और अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। लेकिन फेज एंगल के साथ में ऐसा नहीं है, फेज एंगल अगर डिवीजन में है तो उनका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, और अगर मल्टीप्लीकेशन में तो वो क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। तो ये तो मेरा मैग्नीट्यूड निकाल लिया था मैंने, और फेज एंगल क्या आ जाएगा इसका, तो टेन इनवर्स जीरो अपॉन वन, यानी ये तो क्या आ जाएगा, इसका फेज एंगल आ जाएगा आपका जीरो, और ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स ओमेगा, इट विल बी टेन इनवर्स ओमेगा, ठीक है। तो फाइनली दोनों डिवीजन में है तो कितना हो जाएगा, जीरो माइनस टेन इनवर्स ओमेगा, जीरो माइनस टेन इनवर्स ओमेगा, तो नेट कितना आ जाएगा आपका, दिस वन। तो देखो जो आपका सिस्टम दिया हुआ था, यानी जो आपका सिस्टम दिया हुआ था ये था, इसका आपका कंट्रोल सिस्टम था, इसका जो लाप्लास था ये वन अपॉन एस प्लस वन दिया हुआ था। इसको क्या किया अपन ने, जे ओमेगा पुट किया, क्योंकि अपन फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करें। सबसे पहली बात ये, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करने के बाद में उसका क्या करेंगे अपन, उसका मैग्नीट्यूड भी करेंगे और उसका फेज एंगल भी लेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए अपन क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और अगर आपको फेज एंगल निकालना है तो आप क्या करोगे, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। तो जो इसका मैग्नीट्यूड आया है, मैग्नीट्यूड क्या आया इसका, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसका जो फेज एंगल आया है वो क्या है, माइनस टेन इनवर्स ओमेगा, ठीक है। इनपुट क्या है आपका, इनपुट है आपका साइन ऑफ टी। अब मैं इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करता हूं कि साइन ऑफ टी का मतलब क्या है, कि अगर मेरा साइन ऑफ ओमेगा टी अगर मेरा इनपुट होता फॉर एग्जांपल जनरलाइज, और मेरे पास इनपुट कितना है, साइन ऑफ टी, मेरे पास है साइन ऑफ टी इनपुट है, स्टैंडर्ड मेरा है साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ये नहीं, बेसिकली यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है आपकी, वन, ओमेगा इज वन। तो अब ओमेगा जहां जहां है वहां पे सब में आप वन पुट कर दो, ओमेगा जहां जहां है वहां पे ओमेगा की वैल्यू वन पुट कर दो। तो ओमेगा की वैल्यू मैंने वन पुट की किसके अंदर, इसके अंदर, ये क्या है कि अब जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका क्या है आपका मैग्नीट्यूड है,
तो इस मैग्नीट्यूड के अंदर जब मैं ओमेगा इक्वल टू 1 पुट करूंगा, ओमेगा की वैल्यू 1 पुट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरा जो इनपुट है, वो इनपुट का जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरी 1 है। अगर मान लो यहाँ पे साइन ऑफ 2t होता, फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ 2t होता, तो मैं ओमेगा की वैल्यू कितनी पुट करता? 2 पुट करता। अगर साइन मतलब 3 होता तो क्या साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी पुट करता? मैं 3 पुट करता। तो ये बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू 1 पुट की तो कितना आ जाएगा? 1 बाई रूट 2। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ। इसकी फेज एंगल की बात हुई तो फेज एंगल कितना हो जाएगा इसका? देखो ये फेज के लिए मैंने ये यूज किया है, मैग्नीट्यूड के लिए मैंने मोड यूज किया है। ये ध्यान रखने की चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दीज स्मॉल थिंग्स, ठीक है? ये मैग्नीट्यूड, दिस इज योर फेज एंगल। तो फेज एंगल क्या हो जाएगा आपका? माइनस टेन इनवर्स ओमेगा की जगह पुट कर दो आप 1, तो माइनस टेन इनवर्स वन कितना हो जाएगा आपका? माइनस 45 डिग्री, क्योंकि टेन 45 कितना होता है आपका? टेन 45 होता है 1, टेन 45 इज 1, तो टेन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा आपका? माइनस टेन इनवर्स 1 कितना जाएगा? माइनस 45। तो अब देखो, अब आपका फाइनली काम कंप्लीट हो चुका है। आपने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा वापस रीकैप करवा देता हूं आपको कि आपके पास में क्या है, कोई ट्रांसफर फंक्शन था 1 अपॉन एस प्लस 1, उस पर इनपुट लगाया अपन एक्स ऑफ टी था साइनोसोडल, बिकॉज वी आर स्टडिंग द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। उसके क्रॉसपोंडिंग यू हैव टू फाइंड आउट द वाई टी, ठीक है? वाई टी आपको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या करो, जो ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है उसका आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे? एस इक्वल टू जी ओमेगा पुट करेंगे। तो सबसे पहले अपने एस इक्वल टू जी ओमेगा पुट कर दिया। एस इक्वल टू जी ओमेगा पुट करने के बाद में उसका क्या करेंगे? उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे और उसका फेज एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए क्या स्टैंडर्ड है आपका? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है? उसको सॉल्व कर दो आप। और फेज एंगल के लिए क्या आपको? टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाई रियल पार्ट, तो ये फाइनली आपका माइनस टेन इनवर्स ओमेगा ये आ जाएगा। देन आपको क्या है कि जो भी आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी की ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 1 है। साइन ऑफ 5t होगा तो ओमेगा की वैल्यू कितनी? 5 हो जाएगी। साइन ऑफ 10t है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 10 हो जाएगी। तो ओमेगा इक्वल टू 1 यहाँ पे है, तो जो ओमेगा आपका मिला है, जो जो इनपुट में है, उसको आप पुट कर दो किसके अंदर? मैग्नीट्यूड के अंदर, एज वेल एज इन द फेज एंगल। तो मैग्नीट्यूड में अपने पुट किया, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया आपका? जो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 बाई रूट 2, और उसका फेज एंगल कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाई 4 या 45 डिग्री। अब देखो, अब अपन ने क्या किया है कि अब आपको आउटपुट निकालना है। तो बेसिकली मुझे पता था कि सी एस इक्वल टू क्या होता है? सी एस इक्वल टू होता है आपका एच ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है? यानी सी ऑफ टी कितना हो जाएगा आपका? सी ऑफ टी, सी ऑफ टी क्या हो जाएगा? एच ऑफ टी, एच ऑफ टी इंटू आर ऑफ टी। अभी देखो आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो सी ऑफ टी, मैं इसकी बात कर रहा हूं, आपको आउटपुट ही निकालना है। यहाँ पे सी ऑफ टी बेसिकली क्या? वाई ऑफ टी। अलग मैंने बस नोमेनक्लेचर चेंज कर दिया, बाकी कॉन्सेप्ट नहीं चेंज किया। वाई ऑफ टी कर दिया यहाँ पे सी ऑफ टी की जगह। एच ऑफ टी कितना है आपका और आर ऑफ टी कितना है, अभी देख लेते हैं, ठीक है? तो एच ऑफ टी क्या है? एच ऑफ टी है मेरा सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका मैग्नीट्यूड, उसका फेज एंगल। तो मैग्नीट्यूड कितना है उसका? 1 बाई रूट 2, अभी अपन ने निकाला है 1 बाई रूट 2। एंगल कितना है आपका? माइनस 45 डिग्री, या पाई बाई 4 भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 45 लिख दिया आपने। ये तो हो गया ये, यानी ये तो हो गया आपका एच टी। और आर टी क्या है आपका? जिसको अपन एक्स टी बोल रखा है, ये इसने एक्स टी बोला है, वो क्या है आपका? साइन ऑफ टी, दिस इज साइन ऑफ टी, ठीक है? अब देखो मैं एक चीज आपको बताता हूं, थोड़ा स्पेस का नीड है, यहीं मिलेगा। जैसे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, आपने पिछले साल नेटवर्क के अंदर ये चीज पढ़ी होगी कि जैसे मेरे को ये मिला है कि सपोज करो कि यू अप्लाइड v इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर आपने ये इनपुट लगाया है, तो कोई आपको ये बोले कि यू, ये तो क्या है कि आपका मतलब वेवफॉर्म की फॉर्मेट में है कि वी एम इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर आपको ये बोले कि इसको आपको मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के टर्म्स में लिखना है, तो आप मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे? ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में क्या होगा आपका? वी एम बाई रूट 2, वी एम बाई रूट 2 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। यानी ये चीज लिखो या ये चीज लिखो, दोनों एक ही चीज है। मतलब क्या हुआ? ये या ये
दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं कि Vm साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, ये अगर लिखता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं Vm by रूट टू एट एंगल माइनस 120 डिग्री, एट एंगल 120 डिग्री। तो ये और ये एक ही चीज है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है कि जो मैंने अभी चीज बताई थी कि आपका जो आउटपुट है दैट इज सीटी, सीटी क्या होगा आपका 1/√2 एट एंगल ऑफ -45 डिग्री इंटू साइन ऑफ टी। तो ये साइन टी है, इसमें कोई भी फेज एंगल नहीं है अपना, क्योंकि एंगल कोई एंगल होता तो ये एंगल ऐसा आता कि साइन ऑफ, अगर कोई एंगल होता सपोज करो इनपुट के अंदर, वैसे एंगल नहीं है तो वो होता T-30 डिग्री। अगर मान लो ऐसा होता तो ये कुछ इस टाइप से होता, तो अपन लिखते हैं साइन T-30 डिग्री, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, आपका एंगल इसका है ही नहीं, मतलब ये जीरो है। तो आप क्या करो, मैंने बताया कि मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन में एंगल्स हैं वो एड हो जाएंगे और मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डिवीजन में होंगे तो मैग्नीट्यूड डिवीजन में ही रहेंगे, लेकिन आपके जो एंगल्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहां पे देखो मैग्नीट्यूड इसका कितना है आपका 1, इसका मैग्नीट्यूड है 1, इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1/√2 साइन ओमेगा टी -45। तो यहां पे एंगल कितना है इसका 0 डिग्री, और इसका एंगल कितना है आपका -45। तो 0 -45 डिग्री कितना हो जाएगा आपका -π/4, दैट इज -π/4। और ओमेगा की जगह आप वैल्यू पुट कर दो 1, तो ओमेगा हो गया। तो मतलब इसका मैं अगर नेट रिजल्ट बताऊं, जैसे उसने बोला था कि एक्स टी आपका ये है जिसमें साइन टी इनपुट लगाया, 1/s+1 अगर आपने ये लगाया है क्या सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है वाई टी फाइंड आउट करो, तो जो वाई टी होगा वो क्या होगा आपका 5 मिनट्स लेफ्ट, वाई टी होगा वो क्या होगा आपका वाई टी विल बी 1/√2 इंटू साइन ऑफ T-45 डिग्री। ये आपका नेट रिजल्ट होगा। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके में एक एग्जांपल और लेता हूं आपको, कि जैसे ये एग्जांपल लिया है, ठीक है, ये वाला, कि इसी में ऊपर वाले जो 1/s+1 है, इसी के अंदर क्या किया अपन ने 1/s+1 के अंदर ही अपन ने क्या किया है कि, तो इसका क्या होगा मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1/√2, मतलब आपने ट्रांसफर फंक्शन वो का वही रखा है, आपने इनपुट चेंज किया तो -45 डिग्री। ठीक है, और उसमें क्या किया आपने इनपुट लगाया 10 साइन टी प्लस 40 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10/√2, 10/√2, और एंगल कितना हो जाएगा आपका, जस्ट 1 सेकेंड, बेसिकली मैंने थोड़ा एक में मिरर की है मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एंगल है ये 1 डॉट साइन टी है, तो इसका जो आप आरएमएस वैल्यू निकालो तो 1/√2 आएगी, यानी 1/√2 एट एंगल 0 डिग्री, ये तो हो गया आपका इनपुट। और आपका वो क्या है 1/√2 एंगल -45 डिग्री, एंगल -45 डिग्री, तो ये 1/√2 1/√2 क्या था 1/2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0 माइनस -45, तो ये -45 डिग्री, तो ये 1/2 होगा, यहाँ पे √2 नहीं होगा, सॉरी 1/2। इसी को अपन आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हाँ, आपकी जो क्वांटिटी थी उसका तो क्या था 1/√2, मतलब जो ट्रांसफर फंक्शन था उसका था 1/√2 एट एंगल -45 डिग्री, ये तो है आपका ट्रांसफर फंक्शन का, इनटू ये जो है इनपुट आपका, तो ये किसको फॉलो कर रहा है Vm साइन ओमेगा +-5। तो यहां पे इसका मैं आरएमएस निकालूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10/√2, जैसे वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी के लिए Vm/√2 एट एंगल 0 डिग्री, या Vm साइन ओमेगा टी -120 को क्या ले सकते हैं Vm/√2 एट एंगल -120 डिग्री। तो ये 10/√2 इंटू एंगल कितना आपका, इसका एंगल गिवन है 40 डिग्री। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/√2 इंटू √2 हो जाएगा 10/2 इंटू ये 40 डिग्री, ये -40 डिग्री, दोनों एड हो जाएंगे, तो 40 प्लस -45 तो कितना आ जाएगा 8 एंगल -5 डिग्री। तो यह आ जाएगा आपका 5
8 एंगल -5, या इसको मैं लिख सकता हूं 5 बाई √2 नहीं लिखूंगा इसको मैं, 5/√2 नहीं लिखूंगा, 5 × √2, 5 × √2 हो जाएगा, और साइन ऑफ, क्योंकि ये तो आरएमएस वैल्यू है, इसको आपको मैक्सिमम वैल्यू में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ओमेगा टी की वैल्यू कितना, ओमेगा कितना आपका 1 ही है, T-5 डिग्री, T-5 डिग्री, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये देखो आपका माइनस, तो ये आ जाएगा 5 sin T-5 डिग्री, एंगल आ रहा है आपका -5 डिग्री। शायद हो सकता है कि ये टाइम शायद ऑफ हो रहा है यहाँ पे, तो 35 मिनट का हो गया, मैं स्टॉप